अक्सर आप लोग के दिमाग में जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक कंपैरिजन रहता है कि क्या नोएडा मिले या गुरुग्राम मिले। तो आज इस कंपैरिजन का मैं डिबेट का एंड करने वाला हूँ। आज मैं आपको वो सारे एस्पेक्ट्स बताऊंगा जो कहीं किसी एरिया में प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आप देखते समझते हैं और फिर प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं और एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरी कोशिश है कि आपके मन में कोई भी दुविधा अगर है तो वो यहाँ क्लियर हो जाए। अगर उसके बाद भी कोई दुविधा बच जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को भी आगे के वीडियोस में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। तो प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। अट्रैक्शन एंड लाइफस्टाइल। जब हम गुड़गांव की बात करते हैं तो ये एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन माना जाता है। प्रेफर्ड डेस्टिनेशन क्यों? क्योंकि साउथ दिल्ली के आसपास या वेस्ट दिल्ली के आसपास का लगता हुआ एरिया और साउथ कैंपस जैसे कॉलेजेस, यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ स्टडी करने भी आते हैं। और साउथ दिल्ली एक तरह से प्राइम एरिया माना जाता है दिल्ली का। तो इसका रिफ्लेक्शन गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ अक्सर लोग खाने के लिए, मूवी देखने के लिए, एंटरटेनमेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए अक्सर गुरुग्राम में आना पसंद करते हैं। मतलब गुरुग्राम के अंदर एक वाव फैक्टर नज़र आता है। और यहाँ जो मेजर कॉर्पोरेट प्रेजेंस है और फिर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यहाँ अपने आप में ये और शहरों से गुरुग्राम अपने आप को अलग करता है। तो ये गुरुग्राम के अंदर आपको हमेशा देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं नोएडा की। नोएडा जैसे 1976 के अंदर प्लान किया गया और इसे बसाना शुरू किया गया। पहले इसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहे थे और फिर धीरे धीरे साथ में रेजिडेंशियल भी यहाँ बनाना शुरू किया गया। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़रूर अफोर्डेबल है, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आने वाले टाइम में इस एरिया में एक बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो नोएडा जैसे एरिया को पॉजिटिव करेगा। फिर यहाँ शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए सेक्टर 18 अट्टा मार्केट ये प्राइम लोकेशन है। अक्सर लोग घूमने यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भी दिल्ली से लोग निकलकर घूमने जाना पसंद करते हैं। ग्रेट इंडिया प्लेस है, डीएलएफ मॉल है और वेव सिनेमा है। ये जो मार्केट है ये अक्सर लोग यहाँ आके बहुत सारी शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो गुरुग्राम और नोएडा दोनों एरिया में अट्रैक्शन और लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड चैलेंजेस। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो ये दिल्ली के साथ लगा हुआ है और जिस हिसाब से दिल्ली डीडी की जिम्मेदारी थी पूरे अच्छे से बसाने की, लेकिन डीडी बहुत अच्छे ढंग से उसे नहीं बसा पाया। यही कारण है कि कुछ सब सिटीज़ तो डेवलप हुई जैसे द्वारका है या नरेला है, लेकिन बहुत सारा एरिया अभी भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया और इसका रिजल्ट हुआ अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट। दिल्ली के अंदर बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप हो गई जो लोकल कॉलोनाइजर्स ने अपने फ़ायदे के लिए काट काट के बेच दी। और क्योंकि अर्बनाइजेशन धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ तो दिल्ली की बहुत सारी जनता अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में आके बस गई और दिल्ली बहुत बढ़िया शहर बन सकता था क्योंकि इंडिया की राजधानी है दिल्ली। उसके बावजूद भी दिल्ली वैसा नहीं बन पाया और उसके साथ लगता हुआ गुरुग्राम, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बेनिफिट मिल रहा है तो ये एरिया ज़्यादा अच्छे से प्लान हो पाया। तो इसका बेनिफिट गुरुग्राम को मिला। दिल्ली की बहुत सारी जनता जो अच्छी बेटर लिविंग चाहती थी, अप्रूव्ड एरिया में खरीदना चाहती थी, उन्होंने गुरुग्राम के अंदर ऑप्शंस ऑप्ट किए। ड्रेनेज इशू की बात करें तो रेनी सीजन में गुरुग्राम में आपको वो देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ गुरुग्राम में ही रेन के टाइम पे वाटर नहीं आता, क्योंकि कई बार देखा जाता है जो आप एस्टिमेट करते हैं कि पूरे महीने या पूरे एक सीज़न में बारिश आएगी, वो 1 से 1.5 दिन के अंदर उतनी बारिश आ जाती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और उसका एक क्लाइमेट चेंज है, उसका इम्पैक्ट अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं कुछ शहरों में बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो रेनी सीजन में गुरुग्राम लबालब नज़र आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये ऐसा ही रहता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बात और है कि जो सेक्टर रोड और 24 मीटर डेवलप करने की बात होती है तो पहले यहाँ मास्टर प्लान बन जाता है। जैसे आप सब ने देखा बहुत दिनों से गुरुग्राम में सप्लाई नहीं आ रही थी और 2006-2007 में जब मास्टर प्लान आया तो उसने गुरुग्राम में एक बड़ी सप्लाई ओपन की। डेवलपर्स ने लैंड बाय की और फिर लाइसेंस अप्लाई किए और डेवलपर्स के जो ग्रुप हाउसिंग के लाइसेंस मिलने शुरू हुए। 2010-11 के आसपास नए लाइसेंसेस आने शुरू हो गए, लेकिन
24 मीटर की रोड और सेक्टर रोड, जो दो सेक्टर्स को आपस में डिवाइड करती है सेक्टर रोड, इनमें अभी तक बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां रोड नहीं बन पाई है। मतलब पहले मास्टर प्लान आता है, उसके बाद 10 से 12 साल लग जाते हैं कि सेक्टर रोड बन पाए। और 24 मीटर की रोड आज भी बहुत सारे एरिया में नदारद है। यहाँ अथॉरिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस 24 मीटर रोड को बनाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। उसे डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता के वहाँ पे इसको छोड़ दिया गया। तो गुरुग्राम के अंदर ये कंसर्न्स हैं जो आप लोग फेस करते हैं, और अभी भी 24 मीटर रोड बनने की बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। सेक्टर रोड बहुत सारे बने हैं, इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन 24 मीटर रोड जो इंटरनल कनेक्टिविटी देता है नए नए ग्रुप हाउसिंग्स को या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को, उसका पूरा भी होना बहुत ज़रूरी है। इसी कंपैरिजन में हम नोएडा की बात करें तो यहाँ प्लान्ड सिटी में से कहूँगा, और यहाँ जो फोकस है वो फोकस ही है सिविक एमिनिटीज़ के ऊपर। यहाँ पहले सेक्टर को डेवलप किया जाता है, उसके बाद ग्रुप हाउसिंग या कमर्शियल जो स्पेस है उसको ऑक्शन में या अलॉटमेंट बेसिस पे डेवलपर्स को अलॉट किया जाता है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बनेगा ऐसी स्थिति नहीं होती है। ये आपको डिफरेंस गुरुग्राम और नोएडा में हमेशा नज़र आएगा। मतलब गुरुग्राम पहले प्लानिंग होती है और इंफ्रा डेवलपमेंट 10 से 15 साल मिनिमम ले लेता है, और नोएडा में पहले प्लानिंग और इंफ्रा डेवलपमेंट होती है, उसके बाद रेजिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आने शुरू होते हैं। रियल एस्टेट डायनामिक्स, जब रियल एस्टेट डायनामिक्स की बात करते हैं तो गुरुग्राम के अंदर लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे, जैसा मैंने बताया कॉर्पोरेट सेक्टर है तो डिमांड भी यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ प्राइस एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है। गुरुग्राम के कुछ हॉटस्पॉट हैं जिसमें गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, मतलब उसे हम पूरा SPR कह सकते हैं, और द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुरुग्राम, ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं, कुछ माइक्रो मार्केट्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में उभरी है, और यहाँ अच्छा खासा लोगों को एप्रिसिएशन भी देखने को मिला है। और यही जब हम नोएडा की बात करते हैं तो यहाँ हमें सप्लाई ज़्यादा दिखती है, क्योंकि सिर्फ नोएडा ही अपने आप में एक एरिया नहीं है। खैर नोएडा में भी बहुत एक्सपेंशन स्कोप था, तो आपने देखा 75 से 79 सेक्टर के बीच में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आने का स्कोप था, या नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने का स्कोप था। और साथ में लगता हुआ गाज़ियाबाद के अंदर वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, और फिर राजनगर एक्सटेंशन, और फिर ग्रेटर नोएडा जिसमें कुछ पार्ट लोग नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं, और फिर साथ में लगता हुआ यमुना एक्सप्रेसवे, और यमुना एक्सप्रेसवे टिल आगरा। यहाँ एक्सपेंशन का स्कोप बहुत है, तो इसी कारण से रेट्स यहाँ मॉडरेट रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ हमेशा लोगों को मिली है, जिसके कारण बायर्स का अट्रैक्शन भी रहा है। एक रीजनेबल बजट में लोगों को यहाँ हाउसिंग मिलती रही है, और चूंकि स्कोप इतना है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट एप्रिसिएशन होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड मार्केट फोर्सेस, गुरुग्राम के अंदर जिस हिसाब से मल्टीनेशनल कंपनीज या फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो इंडिया में बिजनेस करना चाहती हैं, उन्होंने अपने ऑफिस स्पेस गुरुग्राम के अंदर लिए हैं। तो ऐसे में 80% वर्कफोर्स जो है वो गुड़गांव में रहती है, तो इसका बेनिफिट गुरुग्राम को हमेशा मिलता है। प्राइस एप्रिसिएशन इसीलिए भी ज़्यादा हो पाता है क्योंकि यह शॉर्ट सप्लाई है, और पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब हाई इनकम जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और यही हम नोएडा की बात करें तो कम्पिटिटिव प्राइस, जैसा मैंने आपको बताया, और सप्लाई चूँकि पेरिफेरल एरियाज में है, इसी कारण से प्राइस हमेशा कम्पिटिटिव रहता है। और अब नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर आप देखेंगे कई बड़े डेवलपर्स, जिसमें टाटा, कल्पतरू, प्रेस्टीज, एक्सपीरियन, मैक्स एस्टेट जैसे और भी कई डेवलपर्स अब नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो जिसके कारण से बड़े डेवलपर्स का प्रेजेंस भी अब नोएडा के अंदर दिखने लगा है। पिछले कुछ अंतराल में बहुत ज़्यादा बड़े डेवलपर्स नहीं थे, कुछ डेवलपर्स आए, यूनिटेक या आम्रपाली जैसे, उनका क्या हर्ष हुआ वो सब आपने और हमने देखा है। मार्केट डायनामिक्स एंड ट्रस्ट डेफिसिट गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ रुके, डिलीवरी में बहुत ज़्यादा डिले हुआ, और कहीं हद तक ओवर सेलिंग हुई। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा मनी साइफन की, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लैंड बाइंग के अंदर किया। यूनिटेक आपके सामने एक अच्छा बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें साइफन ऑफ मनी हुआ, पैसा जो बायर्स का था एक प्रोजेक्ट से जो आया उसे कई प्रोजेक्ट्स में लैंड बाय करी। तो ऐसे केस में बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ रुके भी, चूँकि रेरा नहीं था, प्रॉपर रेगुलेटरी नहीं थी,
तो किसी भी टाइप का मैकेनिज्म नहीं था। प्री लॉन्च बैन होने के बावजूद भी खुले में प्री लॉन्च हो रहे थे। क्या प्री लॉन्चेस अभी भी हो रहे हैं? क्या आप स्टेज देख रहे हैं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वाकई में अभी भी प्री लॉन्च हो रहे हैं और कहाँ कौन से चल रहे हैं, तो ये अथॉरिटीज़ की नज़र में भी आना चाहिए। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जब प्रोजेक्ट फंसे, क्योंकि अक्सर लालच आपको प्रोजेक्ट में फंसने को मजबूर कर देता है, आपको लगता है शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, तो आप प्री लॉन्चेस में घुसना शुरू कर देते हैं। आप वो भूल जाते हैं कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट 100% अप्रूव हो, उसी के अंदर प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट फंसे। और स्वामी फंड एक ऐसा फंड है जो SBI कैप वेंचर द्वारा एक स्पेशल फंड एलोकेशन किया गया। मतलब गवर्नमेंट का ये एक अच्छा स्टेप था कि एक स्वामी फंड आया जो स्टक प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के लिए लाया गया। और ये प्रोजेक्ट्स वही रिवाइव हो पाए हैं जहां प्रोजेक्ट कैश पॉजिटिव था। कैश पॉजिटिव मतलब बिक के जो पैसा आएगा या जो ड्यूज अभी बायर्स के अगेंस्ट में है उसकी रिकवरी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे स्वामी फंड आया। तो ऐसे केस में प्रोजेक्ट फिर से रिवाइव हुए और वो बायर्स जिनको घर नहीं मिल पा रहा था उनको भी घर मिलने की आस दिखी। ये एक अच्छा स्टेप कहूँगा। और उसके कंपैरिजन में जब हम नोएडा में बात करते हैं तो नोएडा में भी यूनिटेक, आम्रपाली, जेपी जैसे बड़े इश्यूज आए, प्रोजेक्ट बहुत सारे यहाँ रुके। तो यहाँ पर भी मार्केट में एक ट्रस्ट डेफिसिट बना। इन्वेस्टर्स चूँकि बहुत बड़ी सप्लाई देख रहे थे और इन्वेस्टर्स ने जब यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया और ट्रस्ट डेफिसिट बना तो कॉन्फिडेंस लोगों का गिरा। और रियल एस्टेट में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। कॉन्फिडेंस गिरा तो अब आकर यहाँ पे जो अमिताभ कांत जी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी थी उसने रिकमेंडेशन दी यूपी गवर्नमेंट को, उसके ऊपर 0 इंटरेस्ट पीरियड और फैसिलिटी टू एंगेज अ को डेवलपर और पार्टली ओसी देने की बात अलाउ की गई। मतलब पार्ट ओसी भी अगर दिया जा सकता है तो पॉसिबल हो तो वो दिया जाने लगा। ये मेन एम था कि जो फंसे हुए बायर्स हैं उनको घर मिल पाए, उनकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन मिल पाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहां ओसी नहीं आया है और वहाँ बायर्स रह रहे हैं, फिट आउट पोजीशन देके बायर्स वहाँ पे रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य नोएडा का देखने को मिला। तो इस केस में जब कमेटी की रिपोर्ट आई तो यूपी गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया। तो ऐसे केस में वो सारे डेवलपर जो फंसे हुए थे उनके पास भी एक तरह से जीवन दान उनको मिला। जिनकी इंटेंशन अच्छी थी वो ऐसे टाइम पर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने आप को बाहर कर सकते हैं। मतलब जहाँ थोड़ी सी भी गुंजाइश बाहर से रिकवरी होनी है या डेवलपर अपने एसेट्स बेच के पूरा कर सकता है, वहाँ पर वो डेवलपर्स आगे बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब अथॉरिटी ऐसा फर्दर कोई चांस नहीं देने वाली है। तो इससे बायर के अंदर फिर से कॉन्फिडेंस वापस आता दिख रहा है। जैसे जैसे पोजीशन होंगे बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के बीच में नोएडा की मार्केट के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो चूंकि गुरुग्राम के अंदर लिमिटेड सप्लाई है और साथ में लिमिटेड ही स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर अथॉरिटी, चूंकि हर सेक्टर की एक डेंसिटी होती है, डेंसिटी के हिसाब से ही उस सेक्टर की डेवलपमेंट होती है। अक्सर 20% एरिया ग्रुप हाउसिंग के लिए डेडिकेटेड होता है, रेस्ट एरिया में प्लॉटेड डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग आई 10% और 5% बाद में फिर से एडिशनल एरिया एलोकेट किया गया अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। तो सेक्टर की डेंसिटी 30 से 35% के आसपास हो गई। और अब न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी देनी शुरू की गई और जो ज़मीन 500 से 750 मीटर के दायरे में आती थी वहाँ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी भी आई। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी मतलब वर्क टू होम कल्चर के तहत ये दिया जाता है। और यहाँ एडिशनल FAR, एडिशनल से ज़्यादा मैं कहूँगा कि डबल FAR दिया जाता है। जो जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया है तो एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पर डबल FAR की परमिशन दी गई। तो इससे एडिशनल स्पेस यहाँ पे निकला, क्योंकि गुड़गांव में ऑलमोस्ट स्कोप जो था एक्सपेंशन का एब्जॉर्ब हो चुका था। आसपास के एरिया में ही स्कोप बचा था कि आप फरक नगर जा सकते हैं, सोना जा सकते हैं या धारूहेड़ा जा सकते हैं, फर्दर भिवाड़ी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से सप्लाई का स्कोप यहाँ पे नज़र आया। मतलब अथॉरिटी ने डेंसिटी को यहाँ एनहांस किया। और यहाँ ऑलरेडी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, और अब इसका खुलना काफ़ी हद तक तय माना जा रहा है, बहुत जल्दी इसे खोला जा सकता है। और साथ में यशोभूमि UER 2 से कनेक्टिविटी,
कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और हरियाणा के अंदर फ्यूचर में हरियाणा रेल ऑर्बिट कॉरिडोर, जिसे आपस में सारे इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन जो हरियाणा के अंदर है उनसे जोड़ा जा रहा है और फायदा मिल रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये गुरुग्राम के लिए एक तरह से वरदान है। तो ये डेवलपमेंट्स गुरुग्राम के लिए एक वरदान साबित हो रही है। और वहीं जब हम नोएडा की बात करते हैं तो न्यू मास्टर प्लान जो है, न्यू नोएडा मास्टर प्लान, ये 2031 इस टाइम फाइनल हो चुका है और अब प्लान्ड वे में बहुत सारी डेवलपमेंट आने वाले टाइम में 41 में आपको देखने को मिलेगी। तो नोएडा अब गेट सेट गो की स्टेज पे आ चुका है। नई फ्यूचर में बहुत सारी इन्वेंट्री, सप्लाई, प्लान्ड वे में डेवलपमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो गुरुग्राम के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी हैं और एयरपोर्ट के पास कनेक्टिविटी होने के कारण इजी मैन पावर सप्लाई भी उनको मिल जाती है। तो ट्रैफिक कंजेशन जैसी इश्यूज यहाँ फेस करते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे कष्टों से आपको पाल पोस के बड़ा किया, तो कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को दिक्कत हो, तो इसीलिए बच्चों को गाड़ी देना स्कूल ड्रॉप करने के लिए, या आप ऑफिस जाते हैं तो आपके लिए अलग से गाड़ी देना, तो हर मेंबर के लिए यहाँ गाड़ी बढ़ने लगी। तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है सड़कों पर, क्योंकि जब हर आदमी के लिए गाड़ी बढ़ेगी, जैसे दिल्ली के अंदर ऑड इवन के सिस्टम है, अब ऑड इवन सिस्टम में लोगों ने क्या किया, उसका भी जुगाड़ ढूंढ लिया। अगर एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन, तो लोगों ने 2 गाड़ियाँ रखनी शुरू कर दी, तो वो सड़क पे इम्पैक्ट नज़र आता है। और जब आपके पास पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो आप चाहेंगे कि आपके परिवार को सहूलियत भी मिले, तो उसके लिए आपने हर मेंबर के लिए अलग से गाड़ी खरीदनी शुरू कर दी, तो उसका इम्पैक्ट नज़र आता है सड़कों के ऊपर। तो वो गुरुग्राम के अंदर इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो चुका है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिख रही, क्योंकि ये समस्या मेरे को फ्यूचर में जाती हुई भी नहीं दिख रही है। हम कितनी भी रोड एक्सपेंशन कर ले, लेकिन ये समस्या रहेगी ही, क्योंकि गुरुग्राम में ही नहीं अर्बनाइजेशन हो रही है, नोएडा में भी अर्बनाइजेशन हो रही है, और एक तरह से ये पॉपुलेशन बस्ट इंडिया पूरा ही फेस कर रहा है। और बहुत कम एरिया में, 2% एरिया में जो अर्बन एरियाज़ हैं पूरे इंडिया के, वहाँ करीब 17% की पॉपुलेशन रहती है। तो ये इश्यूज़ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे जाते हुए फ्यूचर में दिख भी नहीं रहे हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस किया जाए, और जैसे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस बढ़ेगा, डिपेंडेंसी बढ़ेगी या लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी, वैसे वैसे लोगों को सड़क पे से ट्रैफिक कम दिखेगा। तो नोएडा के अंदर क्राइम को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ हर संभव प्रयत्न किया है। तो क्राइम लेवल ज़रूर गिरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, और नोएडा के अंदर जिस तरह से मेट्रो का जाल बिछा, और फर्दर फ्यूचर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जेवर एयरपोर्ट के नाम से लोग जानते हैं, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ मेट्रो एक्सपेंशन और RRTS से कनेक्टिविटी, इसने अपने आप में ट्रैफिक लोड सड़कों पे बहुत कम किया है। इसका बेनिफिट नोएडा के अंदर लोगों को मिल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी भी वो लोग जिनके पास इनकम ज़्यादा है, वो अभी भी गाड़ियों को यूज़ कर रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के केस में नोएडा जिस हिसाब से अपने हाथ फैला रहा है, फ्यूचर में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल आपको नोएडा में भी देखने को मिलेगा। और इसके कंपैरिजन में गुरुग्राम में मेट्रो सैंक्शन हुई, आप सब ने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके उसके काम को रोका जा रहा है। और यही रीज़न है कि बहुत दिन पहले यहाँ मेट्रो फाइनल आई थी और उसके बाद 1 इंच मेट्रो गुरुग्राम के अंदर नहीं बढ़ी। क्या कमी है, क्यों ऐसा अथॉरिटी कर रही है? वीडियो को पॉज करके कमेंट में डाल के आप बताइए, आखिर ऐसी क्या मंशा है अथॉरिटी की जो मेट्रो को यहाँ एक्सपैंड नहीं होने दे रही, जिसकी कि गुरुग्राम को बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस हिसाब से कॉर्पोरेट कल्चर है, मेट्रो यहाँ एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। फ्यूचर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक टारगेट, जब हम इसकी बात करते हैं गुरुग्राम के अंदर, तो KMP के आसपास हरियाणा गवर्नमेंट 5 बड़ी सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का प्लान कर रही है, और आपस में कनेक्टिविटी इससे हरियाणा रेल ऑर्बिट कॉरिडोर से होगी। और यही कॉरिडोर जो है, रेल कॉरिडोर, आपस में इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स को भी जोड़ेगा। तो स्मूथ और इजी एक्सेस फ्यूचर में यहाँ मिलेगा। और फ्यूचर में अर्बनाइजेशन को आप देखते हैं तो इन एरियाज़ में अर्बनाइजेशन का स्कोप भी मुझे दिख रहा है, और ये एक बड़ी सैटेलाइट टाउनशिप्स होंगी। सैटेलाइट टाउनशिप को मैं अगर सरल भाषा में आपको बताऊं तो एक ऐसी टाउनशिप जहां खुद ही आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक तरह से पूरा शहर बसाने की तैयारी की जाती है सैटेलाइट टाउनशिप के अंदर। तो ऐसी 5 ऐसी बड़ी सैटेलाइट टाउनशिप
KMP के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो फ्यूचर एक्सपेंशन स्कोप हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा है। और अब हम नोएडा के फ्यूचर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक टारगेट को भी समझ लेते हैं। नोएडा के अंदर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो यूपी का टारगेट है, नोएडा उसके अंदर एक अच्छा बड़ा पार्ट, अच्छा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और फ्यूचर में आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास, वृंदावन में हेरिटेज सिटी या आसपास के एरिया में लॉजिस्टिक हब जैसी बहुत सारी बड़ी डेवलपमेंट्स, टॉय पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसी बहुत सारी चीज़ें आपको यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में नज़र आएंगी। पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट कंसिडरेशन, गुरुग्राम की बात करें तो चूंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा है, लिमिटेड सप्लाई है, तो यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा, चूँकि अर्बन एरिया काफ़ी डेवलप हो चुका है तो पॉपुलेशन यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करती है। और वर्क टू होम कल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप होता हुआ दिख रहा है। लोगों के आसपास ऑफिस हो, घर हो, ये लोग यहाँ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो कमर्शियल स्पेस में भी यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं कि न्यू सैटेलाइट टाउनशिप बना के जो फर्दर अर्बनाइजेशन है उसको एब्जॉर्ब किया जाए। और यहीं हम नोएडा की बात करते हैं तो पॉड टैक्सी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, टॉय पार्क जैसे एरिया आसपास के एरिया में जो होगा तो वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो अर्बनाइजेशन का भी बहुत बड़ा चैलेंज मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। तो एक्सपेंशन स्कोप और फर्दर अर्बनाइजेशन का स्कोप नोएडा के अंदर बहुत है। जब हम क्लाइमेट पे और फोकस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूरे इंडिया का ही क्लाइमेट और कंट्रीज जैसा नहीं है, सिंगापुर, यूरोप जैसा क्लाइमेट नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना प्रेफर करते हैं, साइकिल यूज़ करना प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या इंडिया में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना प्रेफर करेंगे? तो यहाँ का क्लाइमेट उतना बेटर नहीं है। वो नोएडा हो या गुरुग्राम, टेम्परेचर यहाँ गर्मी के दिन पे ज़्यादा गर्मी और सर्दी के टाइम पे ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसीलिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते। और जब तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तब तक क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा लोगों के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर पाएँ। ओवरऑल फ्यूचर सप्लाई, गुरुग्राम की बात करें तो प्राइस एप्रिसिएशन शॉर्ट सप्लाई के कारण यहाँ हो रहा है, ये मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी गुरुग्राम के अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ अथॉरिटीज़ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब वर्क फ्रॉम होम कल्चर और न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी सेक्टर्स में लाकर उनको कंपनसेट कर रही है। और वहीं नोएडा के अंदर चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव्ड है और ऑनगोइंग और प्लान्ड ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं जो फ्यूचर में इस एरिया में अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। कॉर्पोरेट प्रेजेंस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, गुरुग्राम हब ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज है, जहाँ मोटा मोटी 80% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो गुरुग्राम के एरियाज़ में वर्किंग है IT सेक्टर का। और साथ में और कॉर्पोरेट्स की बात करें तो उनकी भी पसंद गुरुग्राम बनी हुई है। और फॉर्च्यून 500 कंपनी, जैसा मैंने बताया, उनके जो ऑफिसेज हैं गुरुग्राम में होने के कारण पर कैपिटा इनकम भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो नोएडा की जब हम बात करते हैं तो नोएडा के अंदर डे बाय डे बिग डेवलपर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज भी अब नोएडा में अपना रुख कर रही है। जेवर एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मकान की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है और अभी भी अफोर्डेबल के लिए आप थोड़ी दूर जाकर, नोएडा से थोड़ा सा हट के जाते हैं, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे या फिर गाज़ियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन जाकर रीजनेबल हाउस अफोर्डेबल रेट्स के अंदर बाय कर सकते हैं। और रेंटल भी यहाँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो कॉर्पोरेट्स जब आते हैं तो वो भी कमर्शियल स्पेस का रेंटल देखते हैं। तो कमर्शियल स्पेस का रेंटल अभी भी नोएडा में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और मैन पावर सप्लाई, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो नोएडा के अंदर अब बहुत ज़्यादा दिखने लगी है। पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण ईजी और चीप मैन पावर सप्लाई भी नोएडा के अंदर मिल रही है, जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज अब एयरपोर्ट के कारण भी नोएडा की तरफ अपना रुख कर रही है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, गुरुग्राम के अंदर जैसा आपने देखा, अथॉरिटीज़ ने डिमोलिशन ऑर्डर्स दिए कुछ ऐसी बिल्डिंग्स में जो अपने आप में ट्रेंड सेट कर गई। स्ट्रक्चरल ऑडिट की डिमांड हुई, बहुत सारे होम बायर्स ने अलग अलग सोसाइटी के जिनको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर इश्यूज थे, उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए अथॉरिटी से डिमांड किया। अथॉरिटी ने सर्वे किया और उसके बाद कुछ ऐसी सोसाइटीज़ को चिन्हित किया गया जिसमें उनको लगा कि हमें यहाँ पे ऑडिट करना चाहिए। तो उसको 3 स्टेज में ऑडिट किया गया।
अलग अलग स्टेज में जहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस मिलता गया वहाँ उसे फर्दर नेक्स्ट स्टेज की तरफ आगे नहीं बढ़ाया गया। तो यहाँ ऐसे कदम जो अथॉरिटी द्वारा उठाए गए, इसने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को और बेटर करने की तरफ गुरुग्राम की मार्केट को अग्रसर किया। लेकिन आप अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपको हमेशा खुद ही होमवर्क करना है, क्योंकि नोएडा की बात भी करें तो नोएडा के अंदर भी सुपरटेक जैसा जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उस पर टावर डिमोलिशन किया गया। इसने भी अपने आप में रेगुलेटरी कंप्लायंस में एक तरह से ट्रेंड सेट किया। तो आपको एज अ बायर कभी भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो विजिलेंट रहना है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को खुद चेक करना है, सारा रिसर्च वर्क आपको खुद करने की जिम्मेदारी है। डेवलपर के प्रीवियस प्रोजेक्ट जहां उसने ऑलरेडी पोजीशन दिया है उनको भी आपको खुद जाके मॉनिटर करना है, और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे फीडबैक भी लेना है कि डेवलपर द्वारा आफ्टर सेल सर्विस या आफ्टर प्रॉपर्टी पोजीशन सर्विस कैसी रही। अगर आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं तभी आपको ऐसी प्रॉपर्टी बाय करनी है। और साथ साथ आपको यूट्यूब या अदर सोशल मीडियाज़ के ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे जिससे आपको क्या बायर सोचते हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी ले ली है, उनका फीडबैक भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो ये होमवर्क आपको खुद करने की जिम्मेदारी पहले भी थी, चाहे वो नोएडा हो या गुरुग्राम हो, दोनों जगह आपको ये चीज़ें खुद करने की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो यहाँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आपका जो डिबेट है कि नोएडा वर्सेस गुरुग्राम ये यहाँ ख़त्म हो जाता है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ और भी आपको लगता है चीज़ें मेरे को ऐड ऑन करनी चाहिए थी तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। फिलहाल पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार एंड जय हिंद।